हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज से आप सभी को गांव की पाठशाला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज से हम लोग गांव के बच्चों के लिए जो हिंदी मीडियम में पढ़ाई करते हैं उनके लिए 9 क्लास का अर्थशास्त्र आप देख रहे होंगे। 9 क्लास के अर्थशास्त्र जो कक्षा 9 के लिए है, वह अर्थशास्त्र को हम लोग लेसन बाय लेसन, स्टेप बाय स्टेप पढ़ने का प्रयास करेंगे और इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अर्थशास्त्र जो है वह बच्चों को जल्दी से समझ से परे होता है, वह साइंस से भी ज़्यादा टफ लगता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम सरल भाषा में अर्थशास्त्र को हम अच्छे से अच्छी तरह से पढ़ें, जिससे कि बच्चों को समझ में आए और वह अपने अर्थशास्त्र को, अर्थव्यवस्था को अभी से ही समझे, जिससे कि आगे जो कंपटीशन चलता है, वह किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी चलती है, वह उसको उस समय सुलभ हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ है। तो आइए, यह जो अर्थशास्त्र है इसमें कितने चैप्टर है? देखिए, इसमें 4 चैप्टर है, ठीक है, 4 अध्याय हैं। इसको हम लोग आराम से इसको ख़त्म करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। एक में है पालमपुर गांव की कहानी, दूसरा में है संसाधन के रूप में लोग, तीसरा में है निर्धनता एक चुनौती है, और भारत में खाद्य सुरक्षा। यानी 4 चैप्टर जो है, 4 चैप्टर आपको इसमें दिया गया है। और है चैप्टर कोई देख लेते हैं? नहीं, 4 ही चैप्टर है, ठीक है, 4 चैप्टर है। चलिए इसको हम लोग, पहला जो है पालमपुर गांव से शुरुआत होती है। यह पालमपुर गांव, यह कोई गांव की कहानी नहीं है, यह आपके अर्थव्यवस्था को समझने की कहानी है, जिससे कि आप एक गांव के उदाहरण से आप अपने अर्थव्यवस्था को, अपने आर्थिक स्थिति को आप समझ पाएंगे। क्योंकि यही जो कहानी, यह कोई आम कहानी के रूप में नहीं समझना है इसको, क्योंकि यही कहानी आपको एक अर्थव्यवस्था आपके दिमाग को देगा। क्योंकि यह जब आप पढ़ते हैं तो इसके बारे में, इसके संबंधित घटनाओं के बारे में आपसे चर्चा होगी। तो आप इस चैनल पे बने रहिए और आगे देखिए अर्थव्यवस्था कैसे काम करता है। क्लियर? तो देखिए, हम एक एक करके हम लोग देखते हैं। पालमपुर की कहानी। इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचित कराना है। देखिए, उत्पादन होता है, ठीक है, हमारे यहाँ, हमारे जो समाज में हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ उत्पादन जरूर होता है, ठीक है, या गेहूं उत्पादन हो, चावल उत्पादन हो, या श्रम उत्पादन हो, ठीक है, शिक्षा का उत्पादन करता है लोग, ठीक है। उसके बाद आपका कहीं ना कहीं कोई कल कारखाना है, वहाँ उत्पादन होता है। तो उत्पादन से संबंधित यहाँ पर आपको देखना है कि यह इसका उद्देश्य क्या है, कि उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचार, उस पर संबंधित विचार से परिचय कराना है। ऐसा हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं, ठीक है, पालमपुर की कहानी के माध्यम से किया जा रहा है। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है। देखिए, हम लोग के यहाँ क्या है, हम लोग देखते होंगे कि जहाँ भी हम लोग रहते हैं, जहाँ भी हम लोग गांव में रहते हैं, वहाँ क्या होता है कि खेती मुख्य चीज़ होता है, मुख्य काम क्या होता है, खेती होता है। खेती करके जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु निर्माण, विनिर्माण, लघु विनिर्माण क्या होता है, यानी छोटे छोटे कल कारखाना जो होते हैं, छोटे छोटे लघु उद्योग होते हैं, जिसमें कुछ निर्माण होता है, जैसे कि स्वेटर बुना जा रहा है या कोई पार्ट बन रहा है मशीन का, तो यह विनिर्माण हो गया। डेयरी हो गया, डेयरी मीन्स
क्या होगा, डेयरी मीन्स होगा आपका दूध का जो संबंधी जो काम होता है। परिवहन हो गया यानी यातायात आदि सीमित स्तर पर की जाती है, यानी सीमित स्तर पर किया जाता है। क्या देख रहे हैं, मुख्य क्रिया तो खेती होती है, मुख्य काम जो होता है मुख्य काम खेती होता है, लेकिन उसके साथ जो ये आपको दिख रहा है यह जो है यह सीमित स्तर पर होता है। क्या होता है, सीमित, बृहद पैमाने पर नहीं होता है। ठीक है, गांव में यह चीज़ जो है सीमित स्तर पर होगा, यानी बहुत ही छोटा छोटा होगा, बड़े पैमाने पर नहीं होगा। लेकिन बड़े पैमाने पर आपको क्या होगा, खेती मुख्य चीज़ होगा। क्लियर। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। संसाधन, एक शब्द आपको संसाधन दिखाई दिया, आप लोग नोट बनाते जाइएगा कि आप जो यह संसाधन, पहला बात कि गांव में क्या है, पालमपुर में मुख्य खेती, मुख्य रूप से खेती होता है, साथ साथ यह चीज़ भी होता है, लेकिन यह आपको सीमित स्तर पर होता है। और ये सब काम करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, संसाधनों की आवश्यकता होती है। किसकी जरूरत पड़ती है, संसाधन की आवश्यकता होती है। यथा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव का प्रयास यानी कोई काम करने का प्रयास करना, ठीक है, प्रयास, मुद्रा आदि, यानी जो भी संसाधन होता है, संसाधन कौन कौन हो सकता है, तो संसाधन हो सकता है प्राकृतिक संसाधन, मानव का निर्माण किया होगा कोई वस्तु, ठीक है, उसके बाद मानव का प्रयास, कोई अगर ट्राई किया जा रहा है, प्रयास, और मुद्रा यानी पैसे की ज़रूरत आदि होती है। पालमपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं, इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं। यानी जो भी वस्तुएं उत्पादन करने के लिए जो भी संसाधन की ज़रूरत होती है, वह संसाधन हम लोग कैसे जुटाते हैं, कैसे उसकी ज़रूरत होती है, यह आपको यहाँ पर मिलेगा। आइए, पालमपुर आस पड़ोस के गांव और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। यानी पालमपुर क्या है कि आसपास के गांव से जुड़ा हुआ है। यह अकेला गांव नहीं है कि हाँ पालमपुर अकेला गांव है, आसपास के गांव से भी जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई लदी हुई बैलगाड़ियाँ, भैंसा बग्गी से लेकर के अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक तक देखे जा सकते हैं। देखिए क्या है कि एक पालमपुर गांव है, उसके बगल में रायगंज है, ठीक है, रायगंज है 3 किलोमीटर के आसपास, और उसके बाद आसपास के छोटे छोटे कस्बे हैं जहां पर आपको दिखेगा बहुत सारे जो सड़क के पर जो गुड़ बनता है, गुड़ जो होता है, इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं की लदी हुई, माने जो सड़क जाती आती है उस पर बैलगाड़ी होगा जिस पर कि गुड़ लदा हुआ होगा, बहुत सारे वस्तुएं सब रहती है उसमें। बैलगाड़ियाँ, भैंसा बग्गी से लेकर कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रक और सभी चीज़ उस पर आपको दिख जाते हैं, ठीक है। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। यानी कोई भी गांव है उसमें तो विभिन्न जाति के लोग रहते ही हैं, जिसकी संख्या आपको यहाँ बताया गया। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। देखिए 450 परिवार है, ठीक है, लेकिन जो भूमि जो होता है उसमें 80 परिवार ऐसे हैं जो उच्च जाति के हैं, उसमें हैं।
उनके मकान जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। जो उच्च जाति है उनके तो मकान, क्योंकि उनके पास अधिक क्या होता है, ज़मीन होता है। अधिक ज़मीन होने के कारण क्या होगा, उसका उत्पादन ज़्यादा होता है, जिससे कि वो अपना मकान वगैरह सही से अच्छा से बना लेते हैं, जो आप लोग गांव में देखे भी होंगे। तो उनका कौन चीज़ का बना हुआ है, ईंट और सीमेंट का बना हुआ है। अनुसूचित जाति जो दलित है के लोगों की संख्या गाँव की कुल जनसंख्या का 1/3 है। ठीक है, 1/3 है। यानी आपको अगर देख सकते हैं, अगर आपको पता चले कि 450 है, 450 कुल परिवार है, ठीक है, परिवार है, जिसमें गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 है। यह जनसंख्या नहीं है, ठीक है, यह परिवार है। अगर मान लीजिए परिवार के हिसाब से ही देख लें तो 3 से अगर भाग करेंगे तो 15 × 45 में 150 परिवार के आसपास, 150 परिवार के आसपास उसमें अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। ठीक है, जिसको दलित कहा जाता है, अनुसूचित जाति के लोग उसमें रहते हैं। वह एक गांव के एक कोने में काफ़ी छोटे घरों में रहते हैं। क्या करते हैं, वह काफ़ी छोटे घरों में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं, वह एक गांव जो है, गांव के एक साइड में, ये नहीं कि बीचों बीच, ठीक है, गांव के एक साइड में अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, एक साइड में। ठीक है, जहाँ पर क्या करता है, वह काफ़ी छोटे घर रहते हैं। माने देखिए, बड़े जाति को तो आप देख लिए कि सीमेंट का बना हुआ है घर, ईंट का बना हुआ है घर, लेकिन छोटे जाति में क्या है, वह मिट्टी और फूस के बने होते हैं। कौन सी के बने होते हैं, मिट्टी और फूस के बने हैं। अधिकांश के घर में बिजली है, अधिकांश के घर में बिजली है। खेतों में सभी क्या करते हैं, अधिकांश के घर में क्या है, बिजली है वहाँ पे, और खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं। ठीक है, यानी अधिकांश के घर में क्या कहानी सुने कि अधिकांश के घर में बिजली है और खेतों में नलकूप जो है वह किससे चलता है, आपको बिजली से चलती है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। इसका उपयोग देखिए, इसका उपयोग जो है ना, विभिन्न छोटे छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। किसका, बिजली का उपयोग। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय है और 1 हाई स्कूल है। अपने यहाँ भी गांव में देखते होंगे, हाई स्कूल होगा, प्राथमिक विद्यालय होगा। गांव में 1 राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। आप लोग पता लगाइए कि आपके गांव में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है कि नहीं, वो आप पता लगा करके आपको हमको कमेंट में यस या नो कहना है। ठीक है, और 1 निजी औषधालय है। निजी औषधालय मीन्स एक दवाई का दुकान है। उस गांव में क्या है, दवा का दुकान, निजी औषधालय भी है जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। ठीक है, एक जो है निजी माने दवाई का दुकान है, या छोटा मोटा जो इलाज भी कर सकता है वहाँ पर होता है। ओके, उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि पालमपुर में सड़कों, परिवहन के साधनों, बिजली, सिंचाई, विद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त विकसित तंत्र है। देखिए, इससे आपको क्या पता चला, ये जो कहानी हम लोग पढ़े हैं, इससे आपको क्या पता चला कि वहाँ पर पर्याप्त रूप से, जैसे कि आपको विवरण से स्पष्ट, पालमपुर सड़क भी है, परिवहन भी है, क्योंकि सड़क पर आपने सब कुछ चलते हुए देखा है, बिजली है, सिंचाई भी होता है, विद्यालय भी है, स्वास्थ्य केंद्र का भी है, व्यवस्था वहाँ पर विकसित है। इन सुविधाओं की तुलना अपने निकट के गाँव में उपलब्ध सुविधाओं से कीजिए। क्या मैंने आपको क्या कहा कि जो भी सुविधा यहाँ पर है, क्या यह सुविधा अपने गाँव के बारे में कीजिए। ठीक है, तुलना अपने निकट के गांव के उपलब्ध सुविधाओं, यानी अपने निकट के गांव हो या अपने गांव की बात कर लेते हैं, यानी आप अपने गांव में ही इस सुविधा की तुलना कीजिए कि क्या आपके गांव में यह सब सारी सुविधा जो पालमपुर गांव में है वह क्या आपके गांव में है या नहीं है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में
में बताएगी। यानी यह क्या बताएगी, यह जो कहानी है यह क्या बताएगी कि पालमपुर की कहानी जो है आपके जो उत्पादन है, ठीक है, संबंधी गतिविधि है, कौन कौन सा उत्पादन होता है उसके बारे में इसमें समझ में आएगा। गांव, भारत के गांव में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। यह आपको नोट्स में आप इसमें लिख लीजिएगा कि भारत में जो है, भारत के गांव में, ठीक है, गांव में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। यानी खेती करना, खेती से उत्पादन होता है, ठीक है, खेती से क्या होता है, खेती से उत्पादन होता है। तो खेती से उत्पादन हुआ, तो उत्पादन का जो है मुख्य आधार क्या है, खेती के गतिविधि ही है। क्यों, गांव में मुख्य अन्य उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा जाता है, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल है। देखिए, गैर कृषि जो उत्पादन होता है, गैर कृषि उत्पादन किसको कहा जाता है, गैर कृषि उत्पादन किसको कहा जाता है, ये आपको लिख लेना है कि गैर कृषि उत्पादन कहा जाता है लघु विनिर्माण को। यानी छोटा छोटा सा निर्माण होता है, उसका परिवहन को कहा जाता है। परिवहन यानी आने जाने के लिए साधन जो होता है वह होता है। दुकानदारी होता है, कोई भी दुकान जो शॉप खुला हुआ है आपको, वह होता है। तो यह कौन सा होगा, गैर कृषि कार्य हो जाएगा। आपको अगर पूछा जाए गैर कृषि कार्य किसको बोलते हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि वह लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी, ठीक है, ये सब आपके आ जाएगा, इसमें शामिल हो जाएगा। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्पादन का संगठन, यह हम लोग जानेंगे। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाओं को उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। यानी उत्पादन का उद्देश्य क्या होता है, किसी चीज़ का हमको उत्पादन करना है, तो उत्पादन का उद्देश्य क्या होता है कि आपको किसी वस्तु, ऐसी वस्तु या सेवाओं का उत्पादित करना है। सेवा भी होता है, यानी चिकित्सा क्या होता है, सेवा है। टीचिंग करना सेवा है, ठीक है। तो सेवा और वस्तुएं, वस्तु क्या होता है, चावल, दाल, दूध, घी, मक्खन, मान जो भी वस्तु, जैसे मोटरसाइकिल, ये सब जो है वस्तु होती है। तो वस्तु का उत्पादन या सेवा का उत्पादित करना है किससे, जिन्हें हमें आवश्यकता होती है। क्लियर, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ की आवश्यकता है। अब आपको देख लेना है। अब यहाँ से आपको अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था की ओर घूमते चले जा रहे हैं, क्योंकि पालमपुर की कहानी आपको वहाँ तक दिखाई दिया और उसके बाद आपको कहाँ तक जा रहा है, अब आपको अर्थव्यवस्था में लेके चला जा रहा है। क्योंकि जब भी किसी चीज़ की उत्पादन करते हैं, किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, ठीक है, किसी भी चीज़ की आपको आवश्यकता होगा तो उसकी आवश्यकता होगा तो उसको उत्पादन करना होगा, ठीक है। अब वह उत्पादन करने के लिए आपको 4 चीज़ की ज़रूरत होती है, जो आपको नोट्स में लिख लेना है। पहली आवश्यकता है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। देखिए, भूमि चाहिए, और भूमि से रिलेटेड जो हो गया, जल चाहिए, वन चाहिए, खनिज चाहिए, ठीक है। ये सब आपको पहली में, खनिज भूमि से ही निकलती है, ठीक है। जल है, वन है, सब भूमि से ही आता है। तो भूमि तो आपको चाहिए ही चाहिए, भूमि चाहिए। जैसे कि जल चाहिए, अगर कोई लगा रहा है कारखाना तो जल की ज़रूरत पड़ता है उसमें, ठीक है। भूमि तो चाहिए, जल चाहिए, वन चाहिए, वन से लकड़ी चाहिए, ये सब चाहिए, तो उसके लिए खनिज है तो खनिज भी चाहिए। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि 1 नंबर में आपको हो गया भूमि, किसी भी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए। कोई दुकान लगाते हैं, कोई भी कुछ करते हैं तो पहले तो भूमि चाहिए, मतलब कीजिए कहाँ, ठीक है। तो भूमि। दूसरी आवश्यकता है श्रम, अर्थात जो
लोग काम करेंगे, यानी श्रम चाहिए। श्रम मतलब जो लोग उसमें काम करेंगे वो श्रम ही तो करेंगे ना, मेहनत करेंगे उसमें। तो दूसरी चाहिए श्रम। पहला चाहिए भूमि, किसी भी उत्पादन को, किसी भी आवश्यकता है आपको, किसी भी चीज़ की आवश्यकता है तो उसको उत्पादन करेंगे, या उत्पादन कोई करेगा तो उत्पादन के लिए क्या चाहिए, भूमि चाहिए। दूसरा चाहिए आपको श्रम, जो उसमें काम करेगा। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की ज़रूरत होती है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की ज़रूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। सब श्रम ही करता है। देखिए, कुछ चीज़ों में अकाउंटेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है, या कोई कंप्यूटर चलाने वाला की ज़रूरत होता है, तो कंप्यूटर चलाने वाले भी श्रम ही करेंगे, ठीक है। एक होता है कि कुछ मेहनती लोग की ज़रूरत होती है जिसमें कि डायरेक्ट उसमें वह काम करे, तो दोनों का सहयोग होता है। देख रहे हैं इसमें, प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। क्या करता है, सभी आदमी श्रम ही करता है। क्लियर, जो भी उसमें काम करेंगे, कुछ पढ़े लिखे करेंगे, जो ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, और कुछ है कि शारीरिक कार्य करेंगे, शारीरिक कार्य शरीर से कार्य करेंगे। कोई है कि कलम से काम करेंगे, कोई है कि शरीर से काम करेंगे। तो शरीर से काम करना है या आपको पढ़े लिखे हुए कलम से, दिमाग से काम करना है, सभी आदमी क्या करते हैं, श्रम ही प्रदान करते हैं। क्लियर। अब तीसरी आवश्यकता है भौतिक पूंजी, अर्थात उत्पादन प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत हैं। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मद आती है? अब आपको देखना है कि भौतिक पूंजी जो है, भौतिक पूंजी कौन कौन। पहला तो आप लोग देख लिए भूमि, दूसरा श्रम देख लिए। श्रम में आपको पढ़ा लिखा भी, जो कलम से काम करेगा वो भी, शरीर से काम करेगा वो भी आ जाएगा। भूमि में आपको भूमि के साथ साथ वन, जल, ठीक है, खनिज, ये सब भी आ जाएगा। ये आपको ध्यान में देते रहना है हर समय, ठीक है। इसमें भौतिक पूंजी में देखिएगा, भौतिक पूंजी में एक में क्या होगा से देखिए, औजार, मशीन, भवन। औजारों तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर के परिष्कृत मशीनें, जैसे कि अच्छे मशीन जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है और इन्हें अस्थायी पूंजी कहा जाता है। देखिए, जो आपको इसमें भौतिक पूंजी कहा गया, भौतिक पूंजी को पहले आपको क्या किया, अस्थायी पूंजी के बारे में बताया। भौतिक पूंजी में अस्थायी पूंजी के बारे में बताया। भौतिक में एक हो गया अस्थायी, ये हो गया अस्थायी। ये दो चीज़ आपको दिखाई देगा। आगे हम लोग फिर से देखेंगे कि जैसे कि औजार हो गया, मशीन हो गया, या भवन बनाना हो गया, ठीक है, तो भवन बनाना हो गया, तो ये सब क्या है, भवन बनाना हो गया, या किसान का हल हो गया, हल से लेकर मशीन तक, जैसे कि जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर, ये तो बहुत दिन तक रहेगा ना, उसमें अधिक दिनों तक रहेगा। तो इसको कौन सा पूंजी कहेंगे, अस्थायी पूंजी कहेंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि अस्थायी पूंजी, भौतिक पूंजी तो लगता है, लेकिन भौतिक पूंजी में अस्थायी पूंजी कौन हो गया, जैसे भवन बन गया तो वो तो डेली नहीं बनेगा। आपका कोई मशीन खरीदा के आ गया तो मशीन तो डेली नहीं खरीदाएगा, तो वह एक अस्थायी पूंजी हो गया, नहीं उसमें जो पूंजी लग गया वो अस्थायी हो गया, वह पूंजी बार बार नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए, कच्चा माल और नकद मुद्रा, ठीक है, कच्चा माल और नकद मुद्रा। पहला हो गया अस्थायी पूंजी, अस्थायी पूंजी मशीन आ जाएगा, भवन आ जाएगा, ठीक है, मशीन और भवन। अब यहाँ है दूसरा कच्चा माल और नकद मुद्रा। उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत, ठीक है,
कोई भी उत्पादन कीजिए, कच्चा माल आएगा ना, तो सूत समझ लीजिए। सूत माने क्या, बुनकर में क्या होता है, कपड़ा ढूंढने वाला होता है, कपड़ा बीनने वाला होता है, तो उसके बारे में कहा गया है कि सूत चाहिए। कुम्हारों के द्वारा प्रयोग में लाने वाला मिट्टी चाहिए। अगर हम कोई बनाते हैं कोई भी सामान, जैसे कुम्हार बनाता है ना, बर्तन बनाता है, तो उसके लिए क्या चाहिए, मिट्टी चाहिए, ठीक है। तो कच्चा सामान, कच्चा जो माल है उससे सूत हो गया, मिट्टी हो गया। उत्पादन के दौरान भुगतान करने के लिए, जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। एक तो कच्चा माल हो गया, और कच्चा माल खरीदने के लिए पैसा तो चाहिए। तो कच्चा माल खरीदने के लिए, जो माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता होती है। कच्चा माल और नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। कार्यशील पूंजी एक होता है अस्थाई पूंजी हो गया, एक हो गया अस्थाई पूंजी। अस्थाई एक होता है कार्यशील क्या हो गया, जैसे कि हम कच्चा माल लाए, ठीक है, बनाए, फिर बेचे, फिर कच्चा माल लाए, यानी उससे कार्य चलते रहता है, ठीक है ना। उससे कार्य चलते रहता है कि हम माल लाए हैं, फिर उसको बनाएंगे, फिर उसको बेचेंगे, फिर उससे माल आएगा। क्लियर। तो अब कार्यशील पूंजी कहते हैं। औजारों, मशीनों तथा भवनों से भिन्न ये चीज़ें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती है। यानी अभी जो कार्यशील पूंजी हुआ वह जब हम उत्पादन करेंगे तो वह समाप्त हो जाएगा, जब बिकेगा तो फिर आ जाएगा, ठीक है। नया सामान बना, ठीक है ना, जैसे कच्चा माल आया, जैसे कि मिट्टी लाया, ठीक है, तो मिट्टी क्या हो गया, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी तो समाप्त हो जाएगा, तब तो बर्तन बनेगा। क्लियर। जैसे सूत आया, तो सूत आया, कच्चा माल आया, और वह कच्चा माल समाप्त होगा, बनेगा, तो वह कपड़ा बनेगा, और सूत समाप्त हो गया, तो वह समाप्त हो जाएगा। लेकिन फिर जैसे ही आता है, फिर वह बिक के आएगा, तो फिर वह उससे खरीदाएगा, ठीक है। तो यह उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती है। क्लियर। अब आइए अब आइए चौथा चीज़ आपको हम लोग पहला चीज़ क्या देख लिए, भूमि देखे थे, ठीक है। दूसरा चीज़ श्रम देखे थे, ठीक है। उसके बाद पूंजी, भौतिक पूंजी जो होता है, ठीक है, भौतिक पूंजी देखे थे, ठीक है। अब चौथा जो है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या चाहिए उत्पादन के लिए, क्या क्या होना चाहिए। एक चौथी आवश्यकता होती है, आपको स्वयं उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। आजकल इसे मानव पूंजी कहा जाता है। ये सब तो आ गया, ठीक है। आपको श्रम आ गया, ठीक है, पूंजी हो गया, ठीक है, जो भौतिक पूंजी होता है वो हो गया। आपको कार्यशील हो गया, ठीक है। ये सब भी आपको यहाँ पर देख लिए होंगे। देखिए, ये भौतिक पूंजी जो है, भौतिक पूंजी आपको तीसरी आवश्यकता क्या था, भौतिक पूंजी माने भौतिक रूप से जो कोई काम होगा वह भौतिक पूंजी में अस्थाई हो जाएगा। एक कार्यशील हो गया, ठीक है, कार्यशील हो जाएगा। और अब देखिए चौथी पूंजी है जिसको बोलते हैं मानव पूंजी। एक पढ़े थे हम लोग भौतिक पूंजी, ठीक है, जिसमें अस्थाई हो गया और कार्यशील हो गया। अब हम लोग देखे हैं मानव पूंजी। तो मानव पूंजी क्या होगा कि मानव पूंजी जो है वह क्या देता है,
ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ती है। यानी इतना चीज़ आपको अगर हो गया तो अब उसको बाज़ार में बेचने के लिए, ठीक है, या खुद को ग्रहण करना हो या बाज़ार में बेचना हो तो उसके लिए क्या चाहिए हमको? ज्ञान चाहिए, उद्यमी चाहिए, ठीक है, उद्योगपति जो होते हैं उद्यमी चाहिए। तो उसको क्या बोलते हैं? मानव पूंजी बोला जाता है। देखिए मानव पूंजी कहा जाता है। मानव पूंजी किसको कहा जाता है? जो ज्ञान देता है, ठीक है, जो उसको यूज करता है, ठीक है। तो मानव पूंजी के विषय में और अधिक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। यानी मानव पूंजी और क्या क्या करता है, ठीक है, क्या क्या होता है मानव पूंजी के बारे में, वह आपको अगले अध्याय में हम लोग पढ़ पाएंगे, ठीक है। अब देखिए, उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी की संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। जैसे उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी लगा, ठीक है। पूंजी में आप भौतिक पूंजी कहिए, मानव पूंजी कहिए, ठीक है ना, भूमि कहिए, ठीक है, भूमि श्रम कहिए। यही पूंजी में आपको दुगो हो गया, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी को संयोजित करके मिल करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। उत्पादन के कौन कौन के कारक होंगे? अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि उत्पादन के कौन कौन से कारक, माने किसी भी वस्तु को हमको बनाना है, उत्पादन करना है, तो उत्पादन करने के लिए आपको कौन कौन से कारक की जरूरत है? क्लियर? तो कौन कौन सा होगा? तो एक में आपने क्या पढ़ लिया? 4 चीज़ चाहिए आपको, 4 चीज़। तो 4 चीज़ में आपको एक भूमि चाहिए, ठीक है, दूसरा श्रम चाहिए, तीसरा पूंजी चाहिए। और पूंजी में भी कौन कौन सा पूंजी चाहिए? 2 तरह की पूंजी चाहिए, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। भौतिक में भी 2 तरह से होता है, अस्थायी पूंजी चाहिए, फिर कार्यशील पूंजी चाहिए। ये दो पूंजी चाहिए, किसमें? भौतिक के लिए, ठीक है। अस्थायी पूंजी मशीन खरीदने के लिए, भवन बनाने के लिए। कार्यशील पूंजी उसमें जो लेबर रखेंगे उसको पैसा देना होगा, या कच्चा माल लाएंगे उसको देने के लिए आपको कार्यशील पूंजी की ज़रूरत होगी। तो अब यही सभी मिलाकर के उत्पादन के कारक कहा जाएंगे। आपको याद रख लेना होगा कि उत्पादन के कारक कौन कौन से हो सकते हैं। क्लियर? तो कौन कौन से होंगे वो आपका जवाब यहाँ पर मिल गया। पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम तीन कारक जो है, कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे, और अधिक हम लोगों को सीखना है, क्योंकि पूरा अर्थव्यवस्था तो उसी पर है, यही उत्पादन पर ही पूरा अर्थव्यवस्था टिका हुआ है। आप देख रहे होंगे पूरे जो अपना देश चलता है वह अर्थव्यवस्था के आधार पर ही चलता है, ठीक है। इसलिए आपको इसमें ऐसा नहीं है कि हाँ एक चैप्टर पढ़ लिए पालमपुर की कहानी, उसी में आपका सारा उत्पादन के कारक समझ में आ गया, चाहे पढ़ लिया, ऐसा बात नहीं है। हम लोग प्रथम 3 कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे। कहाँ पर? आगे। सुविधा के लिए इस अध्याय में हम भौतिक पूंजी को पूंजी कहेंगे। भौतिक पूंजी को हम लोग क्या कहेंगे? पूंजी कहेंगे। क्या कहेंगे? भौतिक पूंजी को ही पूंजी हम लोग अभी मान के चलेंगे। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। बढ़ा दे। पालमपुर में खेती जो होता है, भूमि स्थिर है। भूमि स्थिर है, तो हम आगे पढ़ते हैं कि क्या है स्थिर। पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है, ठीक है। काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर है,
ठीक है, खेती जो मुख्य क्रिया है, तो अपना जीविका पर कौन सा निर्भर है, कथी पर है, तो खेती करता है, उसी से जीना मरना उसका होता है। वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों के का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। एक किसान हो सकते हैं या कृषि श्रमिक हो सकते हैं, जो अपना खेती से जीवन बिता रहे हैं, तो किसान भी हो सकते हैं, और दूसरे के खेत में खेती करने वाले भी हो सकते हैं। तो दूसरे के यहाँ मजदूरी करता है उसको बोलते हैं कृषि श्रमिक, या अपना करता है किसान हो गया। लेकिन याद रखिए, कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है, एक कठिनाई है। कौन सा कठिनाई है कृषि कार्य के लिए? खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है। कृषि में एक कठिनाई है कि कृषि जो है का भूमि जो है एक फिक्स होता है, कि आपके गांव में अगर 100 एकड़ ज़मीन है, 200 एकड़ ज़मीन है, तो 200 एकड़ ही रहेगा, यानी स्थिर हो गया। ये नहीं कि हाँ वो भूमि बढ़ नहीं रहा है, भूमि में उत्पादन हो रहा है लेकिन भूमि नहीं बढ़ रहा है। तो अगर हमको 100 किलो अनाज चाहिए, ठीक है, तो 100 किलो उसमें उपज जाएगा, लेकिन हमको अगर 200 चाहिए तो उतना ही भूमि में 200 कैसे उपजेगा, तो उसके लिए भी कुछ बताया गया है। लेकिन यह भूमि क्या होता है, स्थिर होता है। पालमपुर में क्या है, भूमि स्थिर है। देखिए, पालमपुर में वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ। सही बात है, भूमि के क्षेत्र में जो है वो जो 10 एकड़ है या 100 एकड़ है तो 100 एकड़ रहेगा ना, वह तो बढ़ेगा नहीं, भूमि तो बढ़ता नहीं है, बढ़ेगा नहीं। उस समय तक गांव की कुल बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। यानी जो बंजर भूमि होता है, यानी उपजाऊ भूमि बढ़ सकता है कब, जब गाछी वृक्षी है, वन काट दीजिएगा, बंजर भूमि है उसको ले लीजिएगा, तब उपजाऊ भूमि में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है पालमपुर में, कि वह बंजर भूमि पहले से उपजाऊ भूमि में आ गया था, बदला जा चुका था। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी। ओके, भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टेयर है। अब आप देख लीजिएगा, भूमि जो मापा जाता है तो मानक इकाई हेक्टेयर होता है। 10 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर, 3 हेक्टेयर, ठीक है, हम लोग एकड़ भी बोलते हैं। यद्यपि गांव में भूमि का माप, जबकि गांव में भूमि का माप होता है बीघा में, गुंठा में आदि क्षेत्रीय इकाइयों में भी किया जाता है। 1 हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाली वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। देखिए, 100 मीटर ये हो गया लंबाई चौड़ाई, इस 100 मीटर और यहाँ 100 मीटर, तो 100 मीटर यहाँ से यहाँ तक, 100 मीटर यहाँ से यहाँ तक, तब ये क्षेत्र हुआ, ये हो गया 1 हेक्टेयर। ये भी ध्यान रखना है। यह अभी आपको पूछा जा सकता है कि हाँ 1 हेक्टेयर किसको बोलते हैं, जब 100 मीटर लंबा 100 मीटर चौड़ा अगर हो, वह भूमि जो है क्या हो, 1 हेक्टेयर कहलाता है। अपने यहाँ गांव में बीघा, कट्ठा, धूर ऐसे भी चलता है, तो गांव में क्षेत्रीय भाषा के अनुसार चलता है। लेकिन मानक इकाई क्या है इसका, भूमि मापने का मानक इकाई क्या है, हेक्टेयर है। क्लियर? क्या आप 1 हेक्टेयर के मैदान के क्षेत्र की तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं? यानी आपका स्कूल के जो मैदान है उसको आप देख लीजिएगा, क्या 100 मीटर है कि नहीं, ठीक है, 100 मीटर है कि नहीं। अगर 100 मीटर लंबा हो जाएगा, 100 मीटर चौड़ा हो जाएगा, अगर क्रिकेट फुटबॉल का जैसा मैदान है, तो आपको 1 हेक्टेयर के आसपास हो जाएगा वो। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए क्या है, क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? अब भूमि पर चलिए, पालमपुर की बात हो रहा है कि पालमपुर में 1960 से अभी तक भूमि बढ़ा नहीं, क्योंकि जितनी बंजर भूमि थी वो क्या हो गया, सबको पहले से उपजाऊ में बना लिया गया था। तो अब कह रहा है कि क्या उसी भूमि में उत्पादन बढ़ाने का कोई तरीका है? तो क्या तरीका हो सकता है?
चलिए हम आगे देखेंगे कि यहाँ क्या तरीका हो सकता है। यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध है, उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। यानी पालमपुर जिस तरह से सुविधा है, ठीक है, वह उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जो भाग है वैसा लगता है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है, कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती है। बरसात के मौसम में, बरसात के मौसम को क्या बोलते हैं? खरीफ, ठीक है। बरसात के मौसम में खरीफ में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद अक्टूबर दिसंबर के बीच आलू की खेती होती है। सर्दी के मौसम को रबी खेती में, सर्दी के मौसम में रबी और बरसात में खरीफ। क्लियर? आगे बढ़िए। खरीफ फसल हो गया, किसान ज्वार बाजरा उगाते हैं। और बरसात के मौसम में, बरसात के मौसम में खरीफ, बरसात खरीफ, ठीक है। और अक्टूबर दिसंबर के बीच आलू की खेती होती है। सर्दी के मौसम में रबी में खेतों में गेहूं उगाया जाता है। उत्पादित गेहूं में से परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूं किसान रायगंज, है ना, रायगंज के मंडी में बेच देते हैं। भूमि के एक भाग में गन्ना होता है, गन्ना की खेती होती है, जिससे वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेच दिया जाता है। क्लियर? यानी बरसात में खरीफ, ठीक है ना, बरसात में खरीफ। तो खरीफ में क्या होता है? ज्वार बाजरा, जो किसके लिए? जो उसके मवेशी है उसके लिए, खाने के लिए। आपको आलू की खेती होती है अक्टूबर दिसंबर में, आलू की खेती हो गया। सर्दी में रबी हो गया, रबी में गेहूं की उगाया जाता है। गेहूं जो है उपजा करके जो अपना खाने पर रख लिया जाता है, कुछ बेच दिया जाता है। फिर उसमें गन्ना होता है कुछ क्षेत्रों में, तो गन्ना जो है साल में एक बार कटता है, जो आपको वह दूसरे मार्केट में चला जाता है। क्लियर? पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसल पैदा कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। यानी 3 गो फसल वहाँ पर मिल जाता है। क्या हो गया? रबी, खरीफ और आलू, जो देखे ही थे आलू। पालमपुर में बिजली जल्दी ही आ गई थी। उसका मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई पद्धति क्या है? बदल गई थी। सिंचाई बहुत अच्छा हो रहा था वहाँ पे। तब तक किसान कुओं से रहट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे। रहट के बारे में भी आप लोग जानिएगा कि रहट क्या, किस चिड़िया का नाम है। तो रहट जो होता है, जो कुआं से पहले पानी निकाला जाता था, ठीक है, कुआं से पानी, तो कुआं से पानी निकालने की विधि को रहट कहा जाता था, ठीक है। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों से ज़्यादा प्रभावकारी ढंग से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती थी। यानी उससे जो निकालते थे कुआं से, तो क्या होगा? उससे ज़्यादा इसमें नलकूप में निकल सकता है। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे, पर जल्दी ही किसानों ने अपने निजी नलकूप लगाना प्रारंभ कर। नलकूप होता है, बोरिंग नहीं करता है हम लोग के यहाँ गाँव में, बोरिंग को बोलते हैं नलकूप। पहले सरकारी दिया जाता था, ठीक है, सरकार की तरफ से कुछ सब्सिडी दे करके दिया। अभी भी दिया जाता है नलकूप लगाने के लिए सब्सिडी सरकारी, लेकिन लोग प्राइवेट भी अपना निजी लगा लेते हैं। परिणाम स्वरूप 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। यानी सिंचाई वहाँ पर पूरा होने लगा। भारत में सभी गांव में ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। बात सही है। अपने गांव में देखिएगा कि क्या आपके गांव का जो बोरिंग है वह क्या डीजल से चलता है
या इलेक्ट्रिक से चलती है, ठीक है। और क्या जगह जगह आपका गांव में बोरिंग जो इलेक्ट्रिक से चलने वाला है कि नहीं है, कि दूर दूर से लाना पड़ता है पानी, यह आप अपने मूल्यांकन कीजिएगा कि आपका गांव कितना विकसित है खेती के मामले में, ठीक है। नदीय मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। देखिए, जब नदी जहाँ पर होता है वहाँ पर अच्छा सिंचाई होता है, क्योंकि नदी से पानी डायरेक्ट आ जाता है, उसमें डीजल पेट्रोल लगाने की ज़रूरत नहीं होती है नाली होते हुए। एक होता है तटीय क्षेत्र, यानी समुद्र के जो आड़ी जो समुद्र जो हमारे भारत क्या है, भारत का जो क्षेत्र है, इस तरह से आप इसको देखिए, भारत का नक्शा इस तरह से रफली, ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है आपको यहाँ तक, ये तटीय क्षेत्र है, ठीक है। ये तटीय क्षेत्र किसको बोलते हैं, जो समुद्र के से घिरा हो उसको बोलते हैं तटीय क्षेत्र। तो यहाँ पर सिंचाई करना आसान होता है, क्योंकि समुद्र का पानी है, यहाँ का पानी यहाँ पर सिंचाई के लिए उपयोग में ला सकते हैं या ला लेते हैं। इसके विपरीत पठारी क्षेत्रों में, ठीक है, पठारी जहाँ पर पठार है वहाँ पर, दक्षिण पठार में सिंचाई कम होती है। देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र के 40% से भी कम क्षेत्र में सिंचाई होती है। शेष क्षेत्र में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है। यानी आपको अगर पूछा जाए किताब के माध्यम से, तो 40% जो है खेत में सिंचाई होती है, उसके अलावा सभी सिंचाई जो है, सिंचाई की व्यवस्था उतना अच्छा नहीं है। क्लियर? एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। पालमपुर में कितने फसल होते थे, ठीक है, तो एक वर्ष में एक से ज़्यादा फसल, यानी 3 फसल हम लोग उसमें लेते थे। पालमपुर में कितना, 3 फसल। आपके यहाँ पता कीजिए कि आपके यहाँ कितने फसल होते हैं, एक वर्ष में आपके गांव में कितने फसल होते हैं, आपके जो घर है उसके आसपास कितने फसल होते हैं। अगर एक वर्ष में एक से अधिक फसल हो तो उसको बोलते हैं बहुविध फसल प्रणाली। इसको नोट कर लीजिए, नोट करके लिख लीजिए बहुविध फसल प्रणाली, और उसमें लिखिए कि साल में अगर एक फसल से ज़्यादा फसल हो, ठीक है, तो वहाँ पर क्या बोलेंगे भूमि में, तो बहुविध फसल प्रणाली कहेंगे। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे समान प्रणाली है। फसल जो बढ़ाने हैं, अगर उत्पादन बढ़ाना है तो क्या होता है कि अगर 200 हेक्टेयर है, ठीक है, 200 हेक्टेयर है, 200 हेक्टेयर में केवल गेहूं उपजाते हैं साल में एक बार। अगर उत्पादन बढ़ाना है तो साल में 2 बार करना होगा, फिर साल में 3 बार करना होगा। तो इस तरह से फसल अगर आप बढ़ाएंगे तो खेत स्थिर रहेगा। फसल आप बढ़ा करके उत्पादन बढ़ा सकते हैं, लेकिन खेत जो है आपका खेती स्थिर रहेगा। क्लियर? पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते थे। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे थे। यानी मुख्य रूप से 2 फसल, एगो रबी खरीफ, लेकिन कई किसान हैं जो आलू भी वहाँ पैदा कर लेते थे। क्लियर? आइए, सारणी 1 में 10 लाख हेक्टेयर की इकाइयों में भारत में कृषि क्षेत्र को दिखाया गया है। सारणी के नीचे एक आरेख में इसे चित्रित करें। आरेख क्या दिखाता है, कक्षा में चर्चा करें। क्या सिंचाई के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को बढ़ाना आवश्यक है और क्यों है? क्या सिंचाई के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है उसको क्या बढ़ना चाहिए, सिंचाई ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, और क्यों होना चाहिए? तो इसकी चर्चा हम लोग यह वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको अब यहीं पर स्टॉप करते हैं। आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा पालमपुर की कहानी और इसकी अर्थव्यवस्था का। तो फिर आप नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।